बहुत सिंपल सा फंडा यार, देखो दूसरों से काम कराना मैनेजमेंट है, ध्यान रखना ये एक आर्ट है, और इस आर्ट को चलाने वाला कौन है, आर्टिस्ट कौन है, मैनेजर है। काम किससे करा रहा है, वो पीपल से। कहाँ रहते हैं ये लोग, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। क्यों काम करा रहा है, ताकि इनका ऑब्जेक्टिव या एम अचीव हो जाए। तो ये जो डेफिनेशन होती है इसको हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोलते हैं, ये पुरानी डेफिनेशन है, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है, पुरानी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन टाइम के साथ बदली और उसे मॉडर्न डेफिनेशन भी बोलते हैं। आज की डेट में मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि अब जो है मैनेजमेंट एक प्रोसेस हो गया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अभी भी काम करवाना है, थिंग्स डन effectively and efficiently। ठीक, अब इसमें चीजें क्या क्या सीखनी है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, वो भी कैसे, इफेक्टिवली करवाया जा रहा है और एफिशिएंटली करवाया जा रहा है। अब आप में से कौन मुझे प्रोसेस बता पाएगा कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, कितने चीजों में डिवाइडेड है ये, मुझे कौन बता पाएगा आप में से, फटाफट बोलो। अगर मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट एक प्रोसेस है तो 5 चीजों से बनता है, बोलो क्या क्या, मुझे आंसर चाहिए आप लोग से, क्या होगा। वेरी गुड रक्षिता, वेरी गुड अजीजा, वेरी गुड आदित्य। 5 चीजों से बनता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड एट लास्ट कंट्रोलिंग। मैंने आपको क्या बोला, इसको आपको अच्छे से याद करना है ना, तो पोस याद रखना, POSDC, तो ये आपको जल्दी याद होगा, पोस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाते हैं, वेरी गुड, और इससे हम काम को इफेक्टिवली भी करवाएंगे और एफिशिएंटली भी करवाएंगे। तो जब इफेक्टिवली वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होता है कि आप बताओ क्या होता है, मतलब मैं क्यों बताऊं, क्या होता है इफेक्टिवनेस का मतलब बताओ, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है बताओ। वेरी गुड बेटा, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो इतनी छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस हो चला है, जहाँ पे पहले वर्क को प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर लोगों को रखते हो, फिर काम करवाते हो, फिर चेक करते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि काम इफेक्टिवली होना चाहिए, मतलब ऑन टाइम, और एफिशिएंटली होना चाहिए, मतलब कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके काम खत्म करके दो। ये कंसेप्ट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, हैंड रेस करके बताओ, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फटाफट हैंड रेस करो। कर दोगे। दोनों के बीच डिफरेंसेस है अपने, और दोनों के बीच रिलेशन है। तो अगर अपन बात करें कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में रिलेशनशिप क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में रिलेशन, तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब आप कोई काम करते हो तो इफेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछ दे दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो आपको मैंने नोट्स में 3 डिफरेंसेस बताए हुए हैं, आप लिख सकते हैं, आपको इसमें इशू नहीं जाएगा। बॉक्स बना के लिखना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना, ठीक है, और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का आप डिफरेंस बता सकते हो। आप मेरे को बताओ, आपको इतनी बातें समझ आई कि नहीं, हाँ या ना। अभी तक जो मैंने बोला आपको बातें समझ आई कि नहीं, हाँ या ना। तो ये बेस है, सीख लो। आपको अगर डेफिनेशन बोले तो या तो आप ये लिख दो, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, या तो लिखो कि मैनेजमेंट प्रोसेस है जहां पे काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है।
ये चीज आपको एकदम क्लैरिटी से पता होनी चाहिए और इसमें आपको बिल्कुल भी समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अपन ये कर देते हैं तो फिर कुछ दूसरी बातों पे आते हैं जो जरूरी है हमको करना है। आज ये चैप्टर का एक थरो रिवीजन दे रहा हूं ताकि आपको एकदम वो रहे, बूस्टअप रहे कि हाँ हमने सारी चीजें पढ़ी है। अब जैसे आपने मैनेजमेंट में इतना पढ़ दिया तो अब अगली चीज आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। तो आपको फीचर्स के लिए मैंने कोड लिखवाया था, GDPIMC, है ना। यहाँ पे जी का मतलब मैंने आपको बताया था गोल ओरिएंटेड, या मैनेजर सारी मेहनत इसलिए करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट में जितनी एक्टिविटी हो रही है, चाहे प्लानिंग हो रही है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, चाहे स्टाफिंग हो रही है, चाहे डायरेक्टिंग हो रही है, चाहे कंट्रोलिंग हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि गोल अचीव किया जा सके। इसलिए मैं सिर्फ रिवीजन ही करवाऊंगा, 2 दिन तो रिवीजन करवाऊंगा, 2 से 3 दिन। पहले ये पुराना पूरा रिवाइज कर दो, चैप्टर 1 to 3, फिर हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। तो देखो यार, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मतलब ये है कि जब तक आपके पास कोई टारगेट ना हो आप क्या मैनेज करोगे। आज आप क्लास 12th में हो, अगर कहीं से खबर आ जाए कि आपको जनरल प्रमोशन मिलने वाला है तो बताओ साल भर मेहनत करोगे क्या। अगर आपको कहीं से कोई दे दे, हाँ यही है एक ये, ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि 12th में जनरल प्रमोशन होगा तो मेहनत करोगे क्या, हाँ या ना। 12th में कोई बोल दे ऐसे ही पास हो जाओगे, मेहनत करोगे क्या, आप नहीं करोगे। तो भाई सीधी सी बात है, जब तक हमारे पास टारगेट ना हो, सिर पे तलवार ना लटकी हो, हम चीजों को मैनेज नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे, मतलब आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चों को ना यही आखिरी तक डाउट रहता है कि सर गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। आपका जो बिग टारगेट होता है ना, हमेशा याद रखना वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। उस बिग टारगेट को अचीव करने के लिए ना पहले छोटे छोटे टारगेट्स को निपटाना होता है, स्मॉल टारगेट्स को निपटाना होता है। ये स्मॉल टारगेट जो होते हैं वो बेसिकली गोल कहलाते हैं। बड़ा आदमी बनने के लिए छोटे छोटे गोल अचीव करोगे तब बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, डायरेक्टली नहीं हो सकता। तुमको सीए बनना है ना, तो पहले 12th तो पास करो, अब ये पहला गोल है तुम्हारे लिए, इसके लिए मेहनत करो। फिर फाउंडेशन करना, फिर इंटर करना, फिर फाइनल करना। तो छोटी छोटी गोल्स को अचीव करोगे तब आपका जो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं होता, गोल ओरिएंटेड होता है। छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करो तो अपने आप बड़ा टारगेट पूरा हो जाएगा। चलो फट से बोलो, मेरी बात समझ आया कि नहीं, गोल और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस समझ आया कि नहीं, क्या होता है आगे। अब दूसरी बात, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज डायनामिक नेचर की होती है। क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हो या वर्क करते हो तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन योर कंट्रोल, वो आपको अफेक्ट करते हैं। अब जैसी सिचुएशन होती है आपको क्या करना होता है, अपना मैनेजमेंट का तरीका बदलना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट का तरीका बदलना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल खुल जाएंगे तो पूरे स्कूल को मैनेज करना होगा ऑफलाइन फॉर्म में। जब तक स्कूल नहीं खुले हैं तब तक हमारा मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो आप काम नहीं रोक सकते, याद रखो, जो सोच लिया वो तो करना ही है, गोल तो अचीव करना ही है। लेकिन चीजें डायनामिक है, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी अपना मैनेज करने का तरीका भी आप क्या करोगे, बदलोगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का है। परवेसिव नेचर का मतलब होता है एवरीवेयर एप्लीकेबल। एवरीवेयर एप्लीकेबल, मैनेजमेंट सबको ही करना होता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात करूं, अगर ये मैनेजमेंट की एक्टिविटीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी करना पड़ेगा, अनाथ आश्रम को भी मैनेज करना पड़ता है, बिजनेस को भी मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट से आप बच नहीं सकते, मैनेजमेंट की एक्टिविटी तो आपको करना ही होगा। ये एप्लीकेबल एवरीवेयर है, ये परवेसिव नेचर की है। फिर सुन लो मेरी बातों को, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, छोटे छोटे गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं।
मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है टाइम के साथ बदलती हैं। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को करना है, चाहे वो प्रॉफिट कमा रही हो या ना कमा रही हो, ठीक है। देन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज इनटेंजिबल नेचर की होती है। इनटेंजिबल नेचर का मतलब होता है कैन ओनली बी फेल्ड, सिर्फ महसूस कर सकते हो मैनेजमेंट को। अगर आपकी चीजें स्मूथ फ्लो में हो रहा है, आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, आप बोलोगे मैनेजमेंट अच्छा है। और अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप बोलोगे कि भाई मैनेजमेंट खराब है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपका ऑर्डर आपने दिया, आपका ऑर्डर विद इन 5 मिनट्स आ गया, तो बोलोगे क्या सर्विस है वहां की, मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। और आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर 1 घंटा हो गया, पानी तक के लिए किसी ने नहीं पूछा, तो आप बोलोगे घटिया रेस्टोरेंट है, वहां का मैनेजमेंट बहुत खराब है। तो आपने छू के थोड़ी ना देखा है किसी को, आप तो सिर्फ महसूस करते हो। जब आपको स्मूथली सारी चीजें मिलती हैं तो आप बोलते हो मैनेजमेंट अच्छा है, और आपको दिक्कत होती है, समय लगता है, तो आप बोलते हो मैनेजमेंट खराब है। आपको बातें समझ आ रही है कि एकदम सिर के ऊपर से जा रही है, ये बताओ। आपको जीडीपीआई समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको जीडीपीआई समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, बस ये बोल दो। देन ये वाला पॉइंट जो है अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो, सबसे ज्यादा जैसे 8 नंबर का जो वाइवा है, मैं उसकी बात अगर बताऊं आपको, चैप्टर नंबर 1 और 2 से ही हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका 1 और 2 स्ट्रॉन्ग है तो वाइवा में आपके फुल मार्क्स आएंगे और एक इंप्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा, याद रखना। और बोर्ड में भी चैप्टर 1-2 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ना एकदम फोकस कर दो आप। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब ये होता है मैनेजमेंट के कई लेयर्स हैं, कई एस्पेक्ट हैं। मैनेजमेंट हैज मेनी डायमेंशन। आप जब बोलते हो कि आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, 20 मार्क किस किस का होता है? 12 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, 8 नंबर का वाइवा होता है, बस इतना ही होता है। किसमें? इको और बीएसटी में। अकाउंट्स में थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। अकाउंट्स में ऐसा सिस्टम होता है कि प्रोजेक्ट वर्क 8 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम 8 नंबर का होता है, और वाइवा 4 नंबर का होता है अकाउंट्स में। और इको बीएसटी में कोई प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होता, प्रोजेक्ट 12 नंबर का होता है, वाइवा 8 नंबर का होता है इको बीएसटी में। कुछ पूछना है और क्या? इंग्लिश में प्रोजेक्ट देकर वाइवा 8 नंबर करेगा? इंग्लिश में थोड़ी कोई प्रैक्टिकल होता है, 12 नंबर का प्रोजेक्ट है इंग्लिश में भी, और 8 नंबर का वाइवा देगा, है ना? तो इसके कई डायमेंशन है, कई स्टेज है। आप जैसे किसी चीज को मैनेज करने जाओगे, क्या क्या मैनेज करना है? आपको वर्क को मैनेज करना है। सबसे पहली बात, आपको वर्क को मैनेज करना है। वर्क को मैनेज करने का मतलब, आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर एक बिजनेस चालू करूंगा, मान लो एक फैक्ट्री डालूंगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस होगा, क्या सेल होगा, कैसे मार्केटिंग होगी, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब हमको पहले से डिसाइड कर देना होता है। तो पहले काम को पहचानो, करना क्या है। जब तक काम ही नहीं पहचानोगे तो कैसे करोगे? अब आप अकेले तो सब चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो आपको लोगों को विश्वास में लेना होता है, आप लोगों को मैनेज करते हो। जब लोग विश्वास में आते हैं तो कुछ लोग आपके लिए सामान प्रोड्यूस करेंगे, कुछ सेल करेंगे, कुछ मार्केटिंग करेंगे, कुछ पैसे का हिसाब रखेंगे। अब आपने ये पहचान लिया काम क्या है, आपने ये देख लिया कि लोग विश्वास में आ गए, आपके लिए काम करेंगे, तो तीसरी चीज आप करो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब होता है डेली सुपरविजन। ऐसा नहीं है कि लोगों को काम दे के भूल गए, डेली चेक करो कि जिन लोगों को आपने काम दिया है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। चीजें ऐसे ही चलती है, याद रखना। सबसे पहले आप देखो वर्क क्या क्या है, फिर आप लोगों को बिलोंगिंगनेस जगाओ, लोगों पे ट्रस्ट रखो, वो आपके लिए काम करेंगे। आप उन पे ट्रस्ट करो, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। और फिर डेली चेक करो कि जिन लोगों को आपने रखा है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ये 3 डायमेंशन है बेटा, ये ध्यान रखना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। और एग्जाम में विल आस्क लिख दे रहा हूं मैं, पूछेंगे।
कुछ नहीं तो इंटरनल में तो ये आएगा ही आएगा, अभी से बता दे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन, तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी होने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। वंस यू स्टार्ट टू मैनेज, जब तक आप हो तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा। आज आप क्लास 12th में हो, प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, स्टाफिंग करे, डायरेक्टिंग करे, कंट्रोलिंग करे क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में पास हो जाओगे तो पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, आगे जो भी करोगे फिर उसकी प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। तो मैनेजमेंट तो लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा। अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करूं तो जीवन भर पढ़ाई करते रहनी, पढ़ाई तो नहीं रुकेगी आपकी। आज 12th के लिए सब कुछ कर रहे हो, 12th खत्म हो जाए तो किसी और चीज के लिए मेहनत चालू करोगे, इसलिए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए? ठीक है भाई। अब यार ये कंटिन्यूअस है, पहले बताओ कंटिन्यूअस क्यों है, ये समझ आया कि नहीं? मैनेजमेंट के प्रोसेसेस कभी नहीं रुकते हैं। आप जब किसी चीज को मैनेज करना चालू करते हो तो करते ही रहना पड़ता है। एक टास्क खत्म होता है तो फिर अगले टास्क पे अपन आगे बढ़ जाते हैं, चीजें रुकती नहीं है। एंड एट लास्ट कंपोजिट है। कंपोजिट वर्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट 5 हिस्सों में ही डिवाइडेड है, याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तभी ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी तो स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग होगी तो डायरेक्टिंग होगी, और जब डायरेक्टिंग होगी तो कंट्रोलिंग होगी। यदि आपने किसी चीज की प्लानिंग नहीं करी है तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। यदि प्लानिंग करी है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं करे वर्क को, मतलब डिवाइड नहीं करे, तो काम कभी अच्छा नहीं होगा। यदि लोगों की मदद नहीं ली हो, लोगों को अपॉइंट नहीं करे हो, तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। यदि आपने डायरेक्टिंग नहीं करी है, लोगों से काम करवाया नहीं, बस अपॉइंट करके छोड़ दिया, काम कंप्लीट नहीं होगा। और अगर परफॉर्मेंस चेक नहीं करी तो काम नहीं होगा। तो प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग जुड़ा है, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग जुड़ा है, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग जुड़ी है, और डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग जुड़ी है, और इसी वजह से कंपोजिट बोला जाता है। अब आप बताओ, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का मतलब पता है कि नहीं? पहले तो ये बता दो, वरना मैं इतना पढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब क्या है। चलो एक बात बताओ, फटाफट आंसर देना। जब हम वर्क को अरेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? अरेंज करना मतलब वर्क को डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सा फंक्शन है? सबसे आंसर चाहिए मेरे को। मैंने अपने काम को बांटा, तो ये क्या है? बोलो। मैंने अपने वर्क को बांटा तो ये ऑर्गेनाइजिंग है। जब मैंने लोगों को अपॉइंट किया तो ये क्या है? जब मैंने लोगों को अपॉइंट किया तो क्या है? मैंने लोगों को बोला डू योर वर्क, एक्शन लेने बोला, काम करो बोला, तो ये क्या है? मैंने बोला कि मैं बैठ के अभी सिर्फ सोच रहा हूं, थिंक कर रहा हूं, क्या है? सिर्फ सोच रहा हूं, क्या है? मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं मेरी स्टैंडर्ड्स के बीच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। तो ये ना बेस क्लियर होना चाहिए आपसे। कल भी कोई उठ के क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि सर हम वर्क को जब डिवाइड करते हैं ना तो ऑर्गेनाइजिंग होता है, लोगों को रखना मतलब स्टाफिंग होता है, लोगों से काम करवाना डायरेक्टिंग है, परफॉर्मेंस चेक करना कंट्रोलिंग, और केवल सोचते बैठे रहना प्लानिंग है। ये तो एकदम अच्छे से आना चाहिए भी है। ये होगा इसके फीचर। अगली बात आप मेरे को समझाओ यार, मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है, ये आप आंसर दोगे मेरे को। मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है, और आपको याद है कि नहीं बताना। मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है? क्या आंसर होगा आपका? मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है? अच्छा साइंस है कि नहीं है, चलो ये बताओ, साइंस है कि नहीं है ये बताओ। ये आप अगर नो सर बोलोगे तो ना आप गलत बोल रहे हो, पता है। आपका आंसर होना चाहिए सर मैनेजमेट इन एग्जैक्ट साइंस है।
सर मैनेजमेंट को हम लोग ना सर सोशल साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से डील होता है। सर आर्ट कंप्लीट आर्ट है सर, और जब प्रोफेशन की बात करें तो नॉट अ प्रोफेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, या हम लोग इसको ग्रोइंग प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ प्रोफेशन है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा है, ये नेचर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से पढ़ेंगे और आपको एकदम अच्छे से बनेगा। अगली बात करते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स की। तो आप बताओ कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? टॉप लेवल जो होता है उसमें कौन आते हैं? ओनर्स आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? प्लानिंग करना एंड ऑर्गेनाइजिंग करना। यही प्लान करते हैं, सारे वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर हो गए, सीईओ हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, ये सब क्या है? टॉप लेवल पे आते हैं, टॉप लेवल पे आते हैं। गुड। अच्छा, मिडिल लेवल पे क्या है? इनका जो मेन काम है वो स्टाफिंग करना है, अपने अंदर स्टाफ रखने का मेन काम होता है। ठीक है, मिडिल लेवल पे आते हैं वो क्या होते हैं? तो इस पे डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग का मार्केटिंग मैनेजर हो गया। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। ठीक है, अभी तो करे बेटा ऊपर बोथ साइंस एंड आर्ट नहीं है, जिसमें अगर क्वेश्चन है ना इज मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, तो साइंस के फीचर बताना और आर्ट के फीचर बताना, और ये बताना साइंस इनएग्जैक्ट साइंस है और आर्ट कंप्लीट आर्ट है। ठीक है, ये बताना इसमें अगर आया तो। अच्छा, उसके बाद भाई तीसरा जो आता है वो लोअर लेवल आता है। अच्छा, लोअर लेवल में क्या काम है इनका? इनका काम है डायरेक्टिंग करवाना, काम करवाना लोगों से। ठीक है, लोअर लेवल में जो लोग आते हैं उनको हम फोरमैन बोलते हैं, इनको हम लोग सुपरवाइजर बोलते हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो वर्कर लोग से होता है, ये वर्कर लोग से काम कराते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। ठीक है, वर्कर मैनेजमेंट के नीचे आता है, हमेशा याद रखना। फोरमैन सुपरवाइजर जो होते हैं, ठीक है, वो वर्करों से काम कराते हैं। तो ये 3 लेवल है। आपको इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। हाँ, एक ही है, सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर एक ही है, एक ही है। ये सब लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गए सारे लेवल्स, और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट लेवल के बाद अपनी बारी आती है, आप मैनेजमेंट कर क्यों रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? तो ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पैसा कमाने के बारे में सोचती है, फिर समाज सेवा करती है सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचती है जिसको पर्सोनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 है। सरवाइव करो, टिकोगे तभी कमाओगे, प्रॉफिट कमाओ और ग्रोथ करो। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी के लिए क्या करना है अपने को? तो कंज्यूमर्स को अच्छा सामान देना है, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, कम्युनिटी आसपास के जो लोग हैं उनको फैसिलिटी देनी है, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, जो इन्वेस्टर है उनको टाइम पे प्रॉफिट देना है। ये सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जब आप ह्यूमन या एम्प्लॉइज की बात करते हैं तो इनको गुड सैलरी दो, अच्छी सैलरी दो।
इनका डेवलपमेंट करो, इनका डेवलपमेंट करो, ठीक है। इनकी वर्किंग कंडीशन को अच्छी रखो, इनको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, इज्जत देना जरूरी है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट को रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो ये अपने होते हैं ऑब्जेक्टिव, ये अपने होते हैं ऑब्जेक्टिव। ये वीडियो में डाल देता हूँ ग्रुप में, तो ये क्या थरो रिवीजन हो जाएगा। इतना अपने को चैप्टर 1 में मेनली पढ़ना होता है। इसके बाद बारी आती कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से। आप ये याद रखना, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है, बट इज अ पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन, पर हर फंक्शन में इसकी हिस्सेदारी है, इसलिए इसे एसेंस बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन जो होता है मैनेजमेंट का एसेंस होता है, टेस्ट की तरह होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल है, ठीक है। चाहे प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हर फंक्शन का ये एक पार्ट है, अलग से कोई मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो क्यों है एसेंस? क्योंकि इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन करना होगा। दूसरी बात, प्रेजेंट एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसलिए इसको एसेंस बोला जाता है। इतना चैप्टर 1 है आपका, ठीक है। एक क्विक रिव्यू हो गया आज की क्लास में। अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट बोल रहे हैं तो उसको भी सुपरवाइजर ही बोलेंगे, उसको भी सुपरवाइजर ही बोलेंगे। ये पूरा चैप्टर का रिवीजन आपकी जिम्मेदारी। एक बार इस वीडियो को देख लेना, पूरा याद आ जाएगा ये पढ़े थे, और मेरे दिए गए नोट्स से पढ़ लेना। कल सेम फिर से क्लास में अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे। कल टेलर फेयोल को एक क्विक रिव्यू दूंगा, आप लोग भी पढ़ के आओगे ना तो अच्छे से बनेगा। कल समझाऊंगा तेरे को यूनिटी ऑफ कमांड। अमन कल चैप्टर 2 रिवाइज करवाऊंगा पूरा, कल करेंगे। आज कल परसों 3 दिन रिवीजन का है, फिर आपको चैप्टर 4 चालू करवाने वाला हूँ। दैट्स इट, ये आप पढ़ो।